लुकमान आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों की एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और आपको मैंने बताया कि अभी तक हम लोग एनसीईआरटी पे लेक्चर आपको दे रहे हैं और उसी सीरीज का ये 6th यानी छठा वीडियो है जो आप लोगों के सामने। अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे थे, चाहे मानव भूगोल की बात कर रहे थे अथवा आप देखें फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, वो विश्व स्तर पर कर रहे थे, विश्व भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूगोल पे। तो जिस तरह से आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूगोल पे, तो इसमें भी जिस तरह से हम लोगों ने विश्व भूगोल में फिजिकल ज्योग्राफी से शुरू किया था, भौतिक भूगोल से, ठीक उसी तरह से हम लोग भी भारत का भूगोल जब शुरू कर रहे हैं तो ये फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक भूगोल। तो इसके लिए जो बुक आती है एनसीईआरटी में वो 11वीं क्लास की होती है, वो है भारत भौतिक पर्यावरण। इस बुक का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। और इसी बुक से अर्थात यही 11वीं की बुक से चैप्टर नंबर 2 हम लोग लिए हैं, जिसमें संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। उसमें देखेंगे कि हम भारत की कैसी संरचना है और भारत का कैसा भू विज्ञान है। इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत की संरचना की अगर विषय की बात करते हैं हम लोग, तो भारत को अगर आप देखेंगे जिस तरह से मैंने पहले आप मैप देख रहे होंगे कि किस तरह से वो एक लुक था कि हमारा भारत कैसा लगता है ऊपर से सैटेलाइट से देखने में। तो अगर उसको हम एक सिंपली तरीके से देखें तो भारत को हम मुख्यतः 6 प्राकृतिक या भूभाग में बांट सकते हैं। 6 में वो कौन कौन है? नंबर 1 उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, जो आप देखे थे पिक्चर से आपको स्पष्ट दिख रहा था। दूसरा उत्तर का मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। चौथा भारतीय मरुस्थल, जो भारत का डिजर्ट क्षेत्र है वो। 5वां तटीय मैदान। और जो छठा और 6th जिसको हम लोग बांटते हैं वो जो हमारा द्वीप समूह है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप समूह जो है। तो ये भारत को अगर हम संपूर्ण तरीके से बांटें तो भारत को 6 भागों में, प्राकृतिक भागों में बांट सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे कि उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में कौन कौन सी पर्वतमाला है, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उत्तरी मैदान कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार के भी हम देखेंगे 2 भाग है, पर्वतमाला के भी 3 भाग है। उसी तरह से देखेंगे कि भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप, इन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो हम लोग आगे अध्ययन करेंगे वो है नंबर 1 पे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला जो अगर हम देखेंगे तो भारत के उत्तर में विशाल हिमालय है, हिमालय बनने की प्रक्रिया। और ये हमारा हिमालय कैसे बना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, इस सब को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे स्पेशल क्लास जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जो हमारे फाउंडेशन में होगा उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें आप विस्तृत रूप से हम बताएंगे, तो इसीलिए आप लोग लुकमान आईएएस ज्वाइन करके उसमें आप शामिल आराम से हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप देखें तो भारत का जो उत्तर पूर्व माला है वो आपको उत्तर में कश्मीर के पठार और हिमालय एवं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की पहाड़ियां, ये सब उत्तर पूर्वी में शामिल है। यानी उत्तर कश्मीर के पर्वत और जो उधर का पामीर का पठार है वो, हिमालय और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की जो पहाड़ियां हैं, ये सारे के सारे पहाड़ियां इनमें शामिल है। किसमें? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। अब हम जैसे कि हमने कहा था कि इसको भी हम लोग 3 समूह में विभाजित कर सकते हैं। जैसे प्रायद्वीपीय पठार को मैंने कहा कि 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो इसको भी 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 हिमालय, जो ये जो हिमालय है वो। दूसरा ट्रांस हिमालय, ट्रांस मतलब हिमालय के पार, यानी जो हिमालय है उसके बैक में वो। और तीसरा पूर्वांचल या उत्तर पूर्व की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये 3 जो है, एक तो हिमालय हो जाएगा,
फिर देखेंगे हिमालय में भी 3 भाग हैं। उसी तरह से ट्रांस हिमालय, उत्तर पूर्वी या पूर्वांचल या उत्तर पूर्व की पहाड़ी, जो मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब जो पहाड़ियां हैं वो आपको इस शामिल में होगा उत्तर पूर्वी पर्वत माला में। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये सब जो है आप ये देख रहे हैं, ये काराकोरम रेंज, ये सब ट्रांस हिमालय अर्थात हिमालय के पार। और ये जो हिमालय है ये देखिए ये यहां तक फैला हुआ है, ये पूरा ये हिमालय है। ये हो गया आपको ट्रांस हिमालय, ये हो गया हिमालय, जो हमने बताया कि हिमालय को 3 भागों में बांटते, उत्तर पूर्वी पर्वतमाला को 3 भागों में बांटते हैं। तो ट्रांस हिमालय, हिमालय और ये उत्तर पूर्व की पहाड़ियां, यहां से ये जो हो गया आपका ये उत्तर पूर्व की पहाड़ियां। तो ये इस प्रकार जो हमारा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है इसको 3 भागों में बांटते हैं। और जैसा कि हमने बताया इसमें भी क्या है, हिमालय, ट्रांस हिमालय और उत्तर पूर्वी। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। फिर हिमालय, फिर हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय में कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हिमालय, जैसा कि हमने बताया हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला में भी है। यह पश्चिम से पूर्व, या देखा कि यह पश्चिम से लेके पूर्व तक फैली हुई है, जो अभी हमने आपको मैप पे दिखाया। अर्थात ये कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच तक का ये लगभग आपको एक आर्क टाइप का बनाता है, 2500 किलोमीटर लंबा आर्क टाइप का, यानी कश्मीर से शुरू होता है और यह अरुणाचल तक जाता है। तो ये एक चाप के आकार का आपको दिखेगा जो फैला हुआ है। हिमालय, अगर हम हिमालय में भी देखें, जैसे कि हमने हिमालय आपको बताया था कि ये पूरा हिमालय है, तो हिमालय को भी अगर देखेंगे तो हिमालय में भी लगातार 3 समानांतर श्रेणियां हैं, 3 समानांतर श्रेणियां हैं। ये 3 समानांतर श्रेणियां हैं आपको हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री मतलब ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लिटिल या लेसर हिमालय, जिसको शिवालिक कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हिमालय बनी कैसे, इसकी निर्माण की प्रक्रिया जो अब विस्तृत रूप से आपको हम जो क्लासरूम है उसमें बताएंगे, लेकिन एक ब्रीफ तौर पे मैं बता दूं कि जब दोनों प्लेटें टकराई थी, आप जानते हैं कि हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से हुआ है। तो जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट थे, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में टक्कर होने के पश्चात इसका निर्माण हुआ, तो इससे हिमालय बना। तो जब हिमालय बना तो आपको मैं दिखा देता हूं। ये हो गया आपको यूरेशियन प्लेट, ये हो गया आपको इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट ऐसे और यूरेशियन प्लेट ऐसे आ रहा था। तो दोनों के टकराने के पश्चात ये जो इंडियन प्लेट था ये नीचे चला गया और जो यूरेशियन प्लेट था उसके ऊपर चला। तो उसके ऊपर जाने के बाद इसमें क्या हो गया कि इसमें वलन शुरू हो गया। अब जो ये वलन शुरू हुआ मुड़ने के बाद, तो ये जो सबसे पहला वाला भाग था, जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट, ये सबसे मोटा ऊंचा हो गया। तो ये आपका ग्रेटर हिमालय कहलाया, ये आपका मिडिल हिमालय और ये शिवालिक कहलाया। और इसके पीछे ये जो ग्रेटर हिमालय के पीछे जो ये है, ये भाग जो ऊपर उठ गया, तो यही आपका तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है। तो इस तरह से इसी तीनों को हम लोग 3 अलग अलग
पर्वत श्रृंखला आपको दिखने को मिलेगा। तो ये आपको प्लेट टेक्टोनिक के पश्चात ही ये निर्माण हुआ और उसी से डिफरेंट डिफरेंट ऊंचाई के ये पर्वत श्रृंखलाएं बनी। आगे चलते हैं। तो हिमाद्री जैसा कि हमने बताया जो सबसे पहले बना था और ये सबसे आपको नॉर्थ में है हिमाद्री। ये सर्वोच्च हिमालय कहलाता है, यानी सबसे ऊंची हिमालय की चोटी इसी में है। यह हिमालय सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रृंखला है। हिमालय को अगर हम लोग कहें, ट्रांस हिमालय को छोड़, जो हिमालय बताया हमने कि 3 था, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लिटिल हिमालय, या जिसको आप शिवालिक कह लें। तो ये तीनों को अगर हम देखें तो इसमें सबसे नॉर्थ में आपको ग्रेटर हिमालय आता है, सर्वोच्च हिमालय जिसको कहते हैं। यह हिमालय की एकमात्र पर्वत श्रेणी है। यह भी ध्यान देने की बात है कि जो 3 पर्वत श्रेणियां में सिर्फ इकलौता यह श्रेणी है जो लगातार आपको वेस्ट से लेकर ईस्ट तक है, यानी पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता बनाए रखती है। यह भी ध्यान देने की बात है आपको। इस श्रेणी में पश्चिमी छोर पे इसका जो सबसे पश्चिम छोर है वहां नंगा पर्वत है, वो 8126 मीटर ऊंचा है। वैसे ही ये कहाँ है, ये कश्मीर में है आपको नंगा पर्वत, और फिर अरुणाचल में नामचा बारवा शिखर, ये 7756 मीटर ऊंचा है। यानी ये दोनों के बीच, नंगा पर्वत और नामचा बरुआ के बीच ये श्रृंखला स्थित है और ये लगातार आपको एक चाप के रूप में दिखाई देगा। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई अगर हम देखें, सी लेवल से इसकी औसत ऊंचाई तो 6100 मीटर है, 6100 मीटर है। उसी तरह से हिमाद्री श्रेणी को अगर हम देखें तो इसमें चूंकि ऊंचे ऊंचे पर्वत है तो इसके बीच में कई दर्रे पाए जाते हैं जिसको पास बोलते हैं, जैसे कि जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, नीथिला, नाथुला आदि प्रमुख दर्रे हैं जिससे इस श्रेणी को पार किया जाता है और लोग करते हैं। खास करके जब आप सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो उसमें कौन सा दर्रा किस राज्य में है, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, ये अक्सर पूछा जाता है। चाहे वो एसएससी का पीटी हो, आईएएस का हो, या यूपीएससी या बीपीएससी का हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस का हो, इसमें कहीं ना कहीं आपको इससे एक क्वेश्चन कि कौन सा दर्रा कहाँ है, इससे आपको पूछा जाता है प्रश्न। तो चलिए इसको हम लोग देख लें। तो जैसे कि हमने बताया कि ये देखिए दर्रा है, मतलब ये 2 ऊंची ऊंची चोटियों के बीच में एक जाने का रास्ता होता है, उसी को दर्रा, ये जोजिला पास का है, जोजिला दर्रा जिसको अंग्रेजी में पास बोलते हैं। तो ये है, तो दर्रा है। तो अब हम इंडिया के मैप पे देखेंगे जो प्रमुख दर्रे हैं जिसको हमको समझना है वो ये है। ये देखिए मेजर पास ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख दर्रा, जिसमें जैसे माना दर्रा, नीति पास, नीति अभी जो बताया था उसका मैप देख लीजिए, सिपकिला का देख लीजिए कहाँ है, उसी तरह से रोहतांग दर्रा ये देखिए हिमाचल में कहाँ है, उसी तरह से पीर पंचाल, उसी तरह से ये जोजिला दर्रा है ये देख लीजिए। तो डिफरेंट जो ये दर्रा है, उसी तरह से यहाँ देखिए लिपुलेख दर्रा। अब यहाँ देखिए लिपुलेख दर्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, हो सकता है इस साल के परीक्षा में भी आपको 20 में भी पूछ दे। क्यों? क्योंकि यही लिपुलेख एरिया ऐसा है जहाँ नेपाल से हमारा भारत का विवाद चल रहा है। नेपाल कह रहा है कि ये एरिया जो है वो हमारे देश का है, तो इसीलिए ये एरिया आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सारे दर्राएं हैं, इसको आप लोग नोट कर लें, इसको आप लोग आराम से रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग रख सकते हैं इसको। अब हम लोग लघु हिमालय या जिसको हम लोग लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय भी कहते हैं, ये आपको हिमाद्री से जस्ट दक्षिण में स्थित है, हिमाद्री से जस्ट दक्षिण में स्थित है और इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है और ये 1000 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई पे। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक में ये प्लेट टकराया और ऐसे ऐसे, तो अगर इसको अगर हम मापें सी लेवल से तो ये आपका जो है शिवालिक वाला 1000, यानी आप समझिए यहाँ से 1000,
ये आपको 1000 से 4500 के बीच का होगा, और ये जो होगा आपका ये ऊपर वाला ये 4500 से 6100 के बीच का होगा। तो इस तरह से ऊंचाई इसकी बढ़ी है प्लेटों के टकराने से जो इसका निर्माण हुआ है हिमालय। तो अगर हम देखें तो ये जम्मू कश्मीर में पीर पंचाल और हिमाचल प्रदेश के धौलाधार पहाड़ी इस श्रेणी के स्थानीय नाम है। तो अभी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन इस तरह से यूपीएससी में आ सकता है कि जम्मू कश्मीर का पीर पंचाल और हिमाचल प्रदेश का धौलाधार किस हिमालय श्रेणी में स्थित है? ग्रेटर हिमालय श्रेणी, लेसर हिमालय श्रेणी, मिडिल हिमालय श्रेणी, इस तरह से आपको उसमें पूछा जा सकता है। तो अब आपको पता होगा कि ये जो है जो मिडिल हिमालय या लघु हिमालय जिसको कहते हैं उसमें आपको ये पीर पंचाल और धौलाधार पहाड़ी पाया जाता है। उसी प्रकार इसी पीर पंचाल घाटी में खूबसूरत घाटी जो है वो कश्मीर का जो आप देखते हैं और हिमाद्री श्रेणी के बीच फैली है। यानी आप जो देखते हैं कश्मीर की खूबसूरत वादी जो हम लोग कहते हैं ना, कश्मीर का सबसे जो वैली है कश्मीर वैली, तो कश्मीर वैली किन किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो उसमें आपको पीर पंचाल और हिमाद्री यानी ग्रेटर हिमालय के बीच जो घाटी स्थित है वह कश्मीर की घाटी। उसी तरह से कुल्लू जो हिमाचल में है और कांगड़ा की प्रसिद्ध घाटी भी इसी श्रेणी के बीच का हिस्सा है। अगर हम देखें तो इसी के श्रेणी के बीच का हिस्सा है। अब हम लोग शिवालिक या बाहरी हिमालय, आउटर हिमालय, यह सबसे दक्षिण में है। हिमालय के सबसे दक्षिणी सीमा को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमालय की हिमाद्री और हिमाचल जो हमने कहा था, जो मिडिल या लेसर हिमालय जिसको आप बोलते हैं, उसके और हिमाद्री पर्वतमाला का निर्माण शिवालिक से बहुत पहले हुआ था। जैसा कि हमने अभी बताया कि किस तरह से बना था। जो सबसे ओल्डेस्ट हो गया वो हो गया आपको ग्रेटर हिमालय, उसके बाद बना आपको हिमाचल या मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय जिसको आप बोलते हैं। उसी तरह से जो आउटर हिमालय है वो सबसे नया है, सबसे नया बना हुआ है, अर्थात जो हमारा शिवालिक पर्वतमाला है वो सबसे नया है। अगर कालक्रम भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित पे ध्यान दें, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पे ध्यान दें, इनमें से कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो शिवालिक रेंज की औसत ऊंचाई जैसे कि हमने बताया 600 मीटर के आसपास है, लेकिन इसकी रेंज जो है वो 600 से मतलब समझिए कि 200 या 250 500 से लेके आपको समझिए कि 1000 तक आता है। यानी इसका मैक्सिमम जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर तक है शिवालिक रेंज का। हिमाचल और शिवालिक पर्वतमाला के बीच जो है सो कुछ विस्तृत घाटियां भी पाई जाती हैं। जब हम देखते हैं हिमाचल मतलब जो लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके बीच में और शिवालिक के बीच में घाटियां जो पाई जाती है उसको लोकल नेम दून के नाम से जाना जाता है। इसी घाटी में जैसे कि देहरादून है, उसी प्रकार इसको दून के नाम से जानते हैं। अब हम लोग ये तो हिमालय की बात कर रहे थे, फिर हमने बताया कि जो उत्तरी पूर्वी उत्तर तथा उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो है उसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। एक तो हिमालय, जिसमें हिमालय में हम लोगों ने 3 का अध्ययन किया है, 3 के बारे में बताया आपको। उसके हिमालय से अगर आप और नॉर्थ जाएंगे, जो ग्रेटर हिमालय से नॉर्थ, तो उसके बाद आपको जो पर्वत श्रृंखला मिलता है उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। जम्मू कश्मीर में हिमाद्री के उत्तर में, यानी जो हिमाद्री जो ग्रेटर हिमालय उसको हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक मोटे तौर पे समझिए, अगर इसके नामाकरण के आधार पे बांटा जाए तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, तो ये उसके उत्तर में स्थित है। हिमाद्री तक फैली हुई सीमा और उसके समानांतर चलने वाली सीमाओं में जैसे हिमाद्री है, और उसी के लगभग समानांतर में जो श्रेणी चलती है उसमें जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी उत्तर में लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी भी हम लोग देखेंगे। तो ये जास्कर श्रेणी और उसके और नॉर्थ आप जाएंगे
तो आपको लद्दाख श्रेणी मिलेगा। अब ये जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच ही होकर सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी कहाँ से कहाँ बहती है? जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से। ये भी पूछ सकता है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से गुजरती है, तो वो आपको जास्कर और लद्दाख श्रेणी। अब हम लोग बात करेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियां या पूर्वांचल। पूर्वांचल इसको ना करें कंफ्यूज, ये पूर्वांचल कहलाता है। ब्रह्मपुत्र महाखंड के पूर्व में स्थित, जैसा कि हमने बताया था कि जो एक चाप है हिमालय का यहां तक है, और यहां कहां से? नंगा पर्वत से लेके नामचा मरुआ तक हमने बताया था। और उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र का महाखंड गॉर्ज जो होता है ये खंड है, और उसके बाद से लेके और जो इधर ये पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट का जितना भी पहाड़ आता है, जो महाखंड के पूर्व में स्थित उत्तर पूर्व की सभी पहाड़ियों को पूर्वांचल नाम दिया गया। उनके जो भी पहाड़ियां हैं उन सब का पूर्वांचल नाम दिया गया है। तो ये पूर्वांचल है, पूर्वांचल नहीं है। पूर्वांचल और पूर्वांचल में बेसिक डिफरेंस है, उसको थोड़ा समझिए आप लोग। तो पूर्वांचल में पूर्व है, पूर्व का मतलब पूर्व होता है, चाहे पूर्वांचल का। तो पूर्वांचल अंचल का मतलब क्षेत्र होता है, लेकिन यहां वो शब्द नहीं, यहां अचल है, अचल या आंचल जिसको बोलते हैं, उसका मतलब होता है पहाड़, पर्वत। तो पूर्व और आंचल अर्थात पूर्व का पहाड़, जिसे पूर्वी भारत में पूर्वी पर्वत पूर्वी श्रृंखला भी कहा जाता है, यानी पूर्वोत्तर भारत का भी पर्वत श्रृंखला कहा जाता है या पूर्वी श्रृंखला भी कहा जाता है, इसको पूर्वांचल कहते हैं। समुद्र तल से इसकी अगर पहाड़ी का हम देखें तो औसत ऊंचाई 500 से लेके 3000 मीटर तक है, यानी अगर इसकी एवरेज ऊंचाई हम लोग देखें तो 500 से 3000 मीटर के बीच की इसकी ऊंचाई है। तो इसमें जो है ये पहाड़ियां, खास करके ये देखिए नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी पहाड़ियां हैं वो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर साल अल्टरनेट साल का है या लगभग समझिए हर साल इससे कहीं ना कहीं कंपटीशन में आपका, खास कर यूपीएससी में तो पूछता ही पूछता है। और खास करके जब आप कोई भी कंपटीशन दें तो वहां भी ये क्वेश्चन आपसे आएगा ही आएगा कि जैसे दक्षिण की पहाड़ी में अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, इसमें जो पहाड़ियां हैं उसका कौन सी पहाड़ियां हैं और उसका मैप पे कहाँ स्थान है, ये भी जानना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो जैसे कि मिसमी हिल कहाँ है, पटकई बूम कहाँ है, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मेजो हिल्स, लुसाई हिल्स, तो इस प्रकार तिरपुर की पहाड़ी, ये सब आपको बैक ईयर में देखेंगे तो कहीं ना कहीं 10, 12 साल, 15 साल का क्वेश्चन देखें तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। तो जब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये काफी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस में भी ये काम आएगा ही आपको। अब देखिए ये है हमारा पूर्वोत्तर भारत का मैप, पूर्वोत्तर में जो भी पहाड़ियां हैं। और ये देखिए हमने कहा था ये क्या है, ये यहां से ब्रह्मपुत्र महाखंड है, यानी यहां से आपका इधर तो हिमालय हो गया और इधर का जितनी भी पहाड़ियां हैं ये सारी की सारी पहाड़ियां क्या है, आपको पूर्वोत्तर की पहाड़ी या पूर्व की पहाड़ी या पूर्वांचल कहलाता है। तो चलिए देखें जो हमने जिक्र किया था, तो ये जो है यहां पे ये मिसमी हिल्स है जो हमने आपको बताया था। उसी तरह से ये है पटकई बूम, यहां देख लें ये पटकई बूम है। उसी तरह से आप यहां देख लें ये नागा हिल्स है। ये बहुत जरूरी है, ये मैप पे आपको रखना, हो सकता है आप हमारा स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं जिससे आपको परीक्षा में तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। उसी तरह से लुसाई हिल्स है। तो ये सब अच्छा, इसका इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में, अगर आप ध्यान दें तो इसको देखिए ये नॉर्थ से साउथ तक है, तो इसको दे देगा एक लाइन में और कहेगा निम्नलिखित में से कौन उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, सही क्रम है। 1, 2, 3, 4 करके आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब हम लोग जो देख रहे थे कि उत्तर तथा उत्तरी पहाड़ियां, अब उसके जस्ट नीचे हम लोग आते हैं तो क्या होता है, विशाल उत्तरी मैदान।
जो ये विशाल उत्तरी मैदान है जिसमें मोस्ट तर जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है आपका इसी में आता है। तो यह मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विशाल भारतीय पठार के बीच फैला है। यानी जहां हिमालय शुरू होता है और जहां पठार इधर शुरू होता है नॉर्थ में, साउथ में, और नॉर्थ में जहां हिमालय खत्म होता है, यानी जहां हिमालय खत्म हुआ वहां से लेके और इधर पठार में साउथ तक, ये टोटल इस बीच का एरिया पूरा जो है वो आपको उत्तर का मैदान का है। यह मैदान पश्चिम में राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों से होकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ है। अगर इसको हम मैप पे देखें तो राजस्थान के पास से जहां रेगिस्तान है वहां से शुरू करें तो आपको पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ है। इस मैदान का जो अगर क्षेत्रफल की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक, यानी 7 लाख वर्ग किलोमीटर से इसकी जो क्षेत्रफल है इसका वो अधिक है। यह समुद्र तल से इसकी अगर हम देखें, ये मैदान जो है इसकी औसत ऊंचाई 200 मीटर है। इस मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर है। आगे हम लोग चले, अब ये देखिए, ये जो है हमने बताया था ये क्या है, ये हिमालय उत्तर तथा उत्तरी हिमालय, और ये क्या है प्रायद्वीपीय पठार। तो ये प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय, यानी उत्तर में हिमालय, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, और उसके बीच जो ये मैदान है ये रेगिस्तान है राजस्थान का। तो ये अर्धशुष्क भाग कहिए यहाँ तक, ये ब्रह्मपुत्र घाटी है। ये देखिए ये पूरा जो एरिया है ये आपका विशाल उत्तर का मैदान है। ये देखिए ये विशाल उत्तरी मैदान है, ये पूरा आपका विशाल उत्तरी मैदान है। तो ये आपका भारत का विशाल उत्तरी मैदान। अब आगे हम लोग चर्चा करें मैदान अपेक्षाकृत। अब ये मैदान में हम लोग देखेंगे कि मैदान को भी कई इसमें टर्मिनोलॉजी आएंगे जो आपको परीक्षा में बहुत ही काम आएगा। जैसे कि मैदान का जो ऊंचा भाग होता है उसको बांगर कहा जाता है। यह क्षेत्र भी नदियों के बाढ़ के पानी से प्रभावित कभी नहीं होता। मतलब यह बांगर जो होता है, एक तो बांगर और खादर दो, एक तो होता है कि जो नदी घाटियां होती है उसी से मैदान बनता है। तो जब मैदान बनता है तो उसमें जो जहां हर साल बाढ़ आती है वहां का जो मिट्टी बनता है तो उसको खादर कहते हैं। और उससे पहले जो बना हुआ एरिया है जो ऊंचा भाग अपेक्षाकृत वो ऊंचा भाग को बांगर कहते हैं। और यह क्षेत्र बाढ़ के पानी से प्रभावित नहीं होता है बांगर। इसके विपरीत तुलनात्मक रूप में निचला क्षेत्र खादर कहलाता है। जो ये हमने कहा कि निचला क्षेत्र को हम लोग खादर कहते हैं। और खादर में हम जैसे बताया कि हर साल इसमें बाढ़ आती है। खादर एरिया जो होता है वो हर साल बाढ़ आती है। खादर क्षेत्र को अगर हम खादर क्षेत्र जो हम लोग नॉर्थ इंडिया के मोस्ट पार्ट में बोला जाता है खादर, उसको पंजाब में बेट के रूप में जाना जाता है। ये भी कभी पूछ सकता है कि खादर भारत में, खास के पीटी में पूछ सकता है आपसे कि खादर अधिकतर हिस्सों में जो नई मिट्टी से बनता है इसको पंजाब में क्या कहा जाता है, या तो उसको पंजाब में बेट के रूप में जाना जाता है। अब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और शिवालिक की बाहरी ढलान के साथ लगभग 15 से 20 किलोमीटर 10 से 15 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी होती है। ये क्षेत्र भावर के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत जरूरी है आपको जानना। तो हमने देखा बांगर, खादर और भावर, तो ये सब में क्या डिफरेंसेस है। तो जो हर साल बाढ़ आ रही है, जो बाढ़ आती है, वो बाढ़ आने के पश्चात जो नई मिट्टी होता है उसको हम लोग खादर कहते हैं, वहां हर साल होती है। उससे ऊपर जब जाते हैं तो बांगर, वो अपेक्षाकृत खादर से ऊंचा होता है जहां बाढ़ नहीं आती है। लेकिन ये भावर क्या होता है कि जैसे ही हमारा हिमालय, अब यहां से क्या था हमने बताया था आपको, और यहां मैदान शुरू हो गया। ये शिवालिक पहाड़ी है, शिवालिक पहाड़ी है। तो ये शिवालिक पहाड़ी का जो ये बेसमेंट, ये बेस है। यहां जब नदियां आती हैं तो यहां से बहुत सारा चीज जो उसका पत्थर है, चट्टान है, रॉक है, उसको वो अपने साथ ले आती है। और ये जो लाती है तो यहां जैसे ही मैदान में वो आती है तो वो 10 से 15 किलोमीटर की एक पट्टी बना देती है। कहां से कहां तक? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो शिवालिक की है। और ये जो पट्टी बनाती है, इस पट्टी को भावर कहा जाता है।
तो इस पट्टी को क्या है, भावर कहा जाता है। तो भावर में क्या होता है, इसमें ज़्यादातर बजरी मोटे रेत से बनी होती है, क्योंकि वो चट्टान को काटता है शिवालिक के पहाड़ी को, तो वो बजरी रेत से बना होता है। महान उत्तरी मैदान, अब जैसे हमने देखा कि ये महान उत्तरी मैदान जो आपको मैप पे बताया, इसको भी हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। ये नंबर 1 पश्चिमी मैदान, नंबर 2 उत्तर मध्य मैदान, नंबर 3 पूर्वी और ब्रह्मपुत्र का मैदान। जो हमने देखा था कि वो पंजाब से लेके ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ है ये मैदान, तो इसको भी सुविधा के लिए, स्टडी के लिए, आसानी के लिए हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया ये 4 भागों में, नंबर 1 ये पश्चिमी मैदान है, वेस्टर्न प्लेन, ये पश्चिमी मैदान है। उसी तरह से ये आपको नॉर्थ सेंट्रल प्लेन, उत्तरी तथा मध्य मैदान। उसी तरह से ये आप देख लें पूर्वी मैदान, ये हो गया आपको पूर्वी मैदान, ये हो गया उत्तर मध्य मैदान, और ये हो गया पश्चिमी मैदान। उसी तरह ये जो एरिया है, ये वाला, ये मैदान एरिया, ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो ये ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। तो इस प्रकार हम अगर भारत को देखें, भारत को फिजिकली देखें, तो मैदान को भी हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पश्चिमी मैदान, उत्तर मध्य मैदान, पूर्वी मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। विशाल भारतीय पठार, अब हम मैदान का उल्लेख कर चुके हैं, अब विशाल भारतीय पठार के बाद आते हैं। जब हम लोग शुरू नॉर्थ से किए तो हमने देखा कि हिमालय, हिमालय के बाद देखा ग्रेट मैदान जो हमारा मैदान था, उसके बाद पठार। अगर आप देखेंगे तो भारत का अधिकतर हिस्सा पठार ही है। जो विशाल भारतीय पठार विशाल उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। जैसा कि हमने बताया कि जो उत्तरी मैदान था उसके दक्षिण में ये स्थित है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको यूपीएससी के पीटी ऑफ पॉइंट के व्यू से, चूंकि उसमें ये दे सकता है कि क्या भारत का विशाल उत्तरी मैदान भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, ये पूछ सकता है आपसे। तो ये कथन गलत होगा। सही जवाब क्या होगा कि ये विशाल भारतीय पठार जो है वो भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है। यह लगभग 16 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और विशाल उत्तरी मैदान कितना था आपको, 7 लाख में था। तो 7 लाख और 7 दूनी 14, उससे दूना से भी ज्यादा है, ये 16 लाख है। अर्थात अगर हम देखें इसको, इतने बड़ा है कि देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा है, यानी जितना हमारे देश का पूरा क्षेत्रफल है उसका आधा है। ये एक पुराना चट्टानी पठार क्षेत्र है। हम जानते हैं कि ये काफी अवशिष्ट पर्वत है, ये काफी पुराना है। ये देखिए, अब जैसा कि हमने मैदान दिया था, ये देखिए पूरा ये जो एरिया है ये पूरा देखिए, ये पूरा दक्कन प्लेटू है। ये पूरा कितना बड़ा एरिया है आप देख ले। ये तो आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया, और ये पूरा जो इस बीच में जितना भी क्षेत्र है वो आपका ग्रेट इंडियन, ये हो गया ग्रेट इंडियन प्लेटू या महान भारतीय पठार, आप इसको विशाल भारतीय पठार आप इसको कह सकते हैं। ये पूरा भारत का मैप है। अब देखिए हम, तो इसमें जैसे है कि कौन कौन से इस विशाल पठार का भी हम लोग भौतिक विभाजन करते हैं। तो किस तरह से, तो अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो पठार के उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्माण करता है, यानी उत्तर पश्चिमी सीमा आपको अरावली करता है। उसी तरह से उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्माण बुंदेलखंड पठार करता है। और कैमूर और राजमहल की पहाड़ियाँ, यानी बुंदेलखंड का पठार, कैमूर और राजमहल की पठारियाँ, ये आपको उत्तर पूर्वी सीमा इसकी तय करता है। उसी तरह अरावली जो है आपको उत्तर पश्चिमी का सीमा इसका तय करता है। तो पश्चिमी घाट जैसे कि हमने बताया, और पूर्वी घाट अभी बताया हमने, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पठार के क्रम से पश्चिम
और पूर्वी सीमाओं को निर्धारित करता है, जो अभी हमने मैप पे आपको बताया था। तो इस तरह ये पठार, अब इस पठार को भी हम, इस पठार को अगर हम देखें तो इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 400 मीटर के आसपास औसत ऊंचाई। यह पठारी क्षेत्र जो है इसका उच्चतम बिंदु अणाई मुंडी शिखर है, यानी अणाई मुंडी जो पीक है ये सबसे ऊंचा है। कभी कभी पूछ देता है कि पठारी क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्या नाम है उसका, तो वो क्या है, अणाई मुंडी शिखर है। उसकी हाइट जो है 2695 मीटर है। इस पठार का ढलान अगर देखेंगे तो समान ढलान पूर्व की ओर है। तो ये पठार अगर हम देखें, जो उत्तर का विशाल पठार है, तो इसका सामान्य ढलान जो है पूर्व की ओर है। अब इसी से आपका कई क्वेश्चन बन जाते हैं। जब इसके बाद हम लोग ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम में आपसे पूछा जाता है, ये आपको पीटी में भी पूछ सकता है और आपका आईएएस के इंटरव्यू में भी पूछ सकता है सिविल सर्विस में, कि क्या कारण है कि अधिकतर नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं और अरब सागर में बहुत कम नदियां मिलती हैं। तो इसका मेन कारण ये है कि जो भारत का पठार का ढलान है वो पूर्व की ओर है। तो डेफिनेटली बात है, अगर यहाँ अरब सागर है और यहाँ से अगर कोई नदी निकलती है और ढलान इधर है तो पानी इधर चला आता है। तो इसीलिए ये जो है इसका ढलान पूर्व की ओर है, इसीलिए ज्यादातर नदियां आपको पूर्व में जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसी तरह एक और क्वेश्चन आपका यूपीएससी का इस पे बन सकता है कि क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती है लेकिन अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, ये क्या कारण है। तो ये भी वही है कि अगर कोई पठार से निकला तो चूंकि इसका ढलान पूर्व की ओर है तो ये काफी लंबा सफर तय करेगा। लंबा सफर तय करेगा तो अपर्दनात्मक कार्य ज्यादा होंगे, तो अपर्दनात्मक कार्य ज्यादा होंगे तो वो वहां जाके निक्षेप करेगा, निक्षेप करेगा तो डेल्टा बनाएगा। और उसके बरक्स, उसके उल्टा अगर हम देखें, इधर अरब सागर में गिरने वाली नदी तो काफी छोटी है और वहीं से गिरती है, तो काफी छोटी है, वो उतना रास्ता तय नहीं करती है, उसके पास उतना जो निक्षेप का सामान होता है वो आ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो डेल्टा नहीं बना पाती है। तो ये सब चीज कंसेप्ट आपको क्लियर रखना पड़ेगा, ये पीटी में भी काम आएगा आपको और इंटरव्यू में भी आपका काम आएगा। उसी तरह से ये जो है अत्यंत प्राचीन भूखंड है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये गोंडवाना भूमि भी इसको कहा जाता है। जैसे कि अगर हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक से पहले तो गोंडवाना लैंड के बारे में हम लोग इसका विस्तृत रूप से देखेंगे, गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया जो उस वक्त था। तो गोंडवाना लैंड की भूमिका अर्थात ये सबसे प्राचीन पठार है अत्यंत। प्रारंभ में चूंकि जो काफी प्राचीन है तो प्रारंभ में यह समुद्र तल से उच्चता, लेकिन धीरे धीरे बड़े पैमाने पर अनाच्छादन हुआ और जिसके कारण इसकी ऊंचाई कम हो गई। और अब जो इसके पहाड़ बचे हुए वो पूरी तरह से अवशेष है, मतलब पूरी तरह से अपर्दन हो गया, बहुत अवशेष सिर्फ बचे हुए हैं। नर्मदा नदी, अब देखिए ये जो प्रायद्वीपीय भाग है इसको भी हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, क्योंकि इसके बीच से नर्मदा नदी निकलती है और ये नर्मदा नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भाग को जो विशाल खंड है इसको दो भागों में बांट देती है, दो भागों में बांटती है। तो नर्मदा के उत्तर में स्थित को सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। नर्मदा नदी के अगर नॉर्थ में हम जाएंगे तो उसको सेंट्रल हाईलैंड्स, या हिंदी में आप लोग कहें मध्यवर्ती उच्च भूमि, और नर्मदा के दक्षिण में देखेंगे तो उसको प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, जिसे आमतौर पे दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू या दक्कन का पठार इसको आमतौर पे कहा जाता है। तो ये देखिए ये आपका नर्मदा निकलता है यहां से, ठीक है। तो ये नर्मदा निकलता है और ये पूरा एरिया जो है आपको ये आपका ये नर्मदा निकलता है और ये आपका दक्कन का पठार कहलाता है। और ये पूरा एरिया, ये पूरा यहां तक ये सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। ये जहां ये मैदान जहां समाप्त होता है और जहां से ये पठार शुरू होता है ये आपको सेंट्रल हाईलैंड या
मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं। और ये दक्कन का पठार हो गया। और ये पठार ये पूरा ये दोनों को विभाजित करता है। और इसका जो बताया उत्तरी पूर्वी सीमा ये कौन, अरावली पहाड़ी निर्धारित करता है। और ये पूर्वी सीमा वेस्टर्न घाट, ये पश्चिमी सीमा, और पूर्वी सीमा आपको ईस्टर्न घाट बनाता है इसका पठार का। तो इस तरह इसको पठार को भी दो भागों में हम लोग बांटते हैं, सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन का पठार। अब जिसको हम लोग कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि, जो सेंट्रल हाईलैंड की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये नर्मदा नदी और विशाल उत्तरी मैदान के बीच में है। अरावली मध्यवर्ती उच्च भूमि के पश्चिम में, जैसे अरावली पहाड़ आपने देखा, और उत्तर पश्चिम में के किनारे का निर्माण करती है अरावली पहाड़ी। उसी तरह अरावली पहाड़ी का जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। अरावली ये 1722 मीटर ऊंचा है। तो ये आपको मध्यवर्ती उच्च भूमि का हिस्सा है। उसी तरह से अगर दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार जिसको हम लोग कहते हैं या दक्कन का पठार कहते हैं, तो इसका भौतिक विभाजन भी महान भारतीय पठार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगर हम पठार को भी कई भागों मतलब दो भाग में बांटे हैं, तो ये सबसे जो बड़ा पार्ट पठार का है वो आपको दक्कन का पठार है। इस पठार का आकार त्रिभुजाकार है, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया कि इधर सेंट्रल हाईलैंड चला गया, इधर ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और इधर ईस्टर्न घाट, और ये अरावली इसकी सीमा, और यहाँ से नर्मदा निकला। तो ये सेंट्रल हाईलैंड और ये पूरा जो दक्कन का पठार है ये आपको त्रिभुजाकार है, पूरा त्रिभुजाकार आकार का आपको दिखेगा। ये प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल, अगर प्रायद्वीपीय पठार को 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, और समुद्र तल से औसत ऊंचाई 500 से 1000 मीटर के बीच में। अगर हम सी लेवल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 500 से 1000 मीटर के बीच में आपको आएगा। इसमें जो है सो प्रमुख आप देखें कि पठार में प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सा है, तो इसमें आपको अरावली, विंध्य, सह्याद्री, पूर्वाद्री, अन्नामलई, इलायची की पहाड़ी, पलानी, महादेव, मैकाल, सतपुरा महान पठार की प्रमुख पहाड़ियां हैं। यानी ये सब प्रमुख पहाड़ियां हैं ये आपको। उसी तरह इसमें कौन कौन से पठारी क्षेत्र में नदी बहती है, चंबल, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी महान पठार की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, तो ये सब कौन सी पहाड़ी इस पठार में है, कौन सी नदी इस पठार में है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इस स्लाइड को आप या जो अभी हम दे रहे हैं इस स्क्रीनशॉट को आप आसान से रख सकते हैं, स्क्रीन करके रख सकते हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग तटीय मैदान की बात करेंगे। तो पूर्वी तटीय मैदान उत्तर में गंगा डेल्टा से दक्षिण और कन्याकुमारी तक बंगाल की खाड़ी के तट तक फैला हुआ है, अगर वहां देखें। और यह पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। ये अगर हम देखें तो ये पूर्वी तटीय मैदान जो है वो गंगा डेल्टा, यानी यहाँ गंगा का डेल्टा बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये भी एक मैप है, तो गंगा डेल्टा बन रहा है। और ये दक्षिण में कन्याकुमारी यहाँ तक, और ये बंगाल की खाड़ी में अगर यहाँ ले तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये पूर्वी तटीय मैदान आपका फैला हुआ है। यह मैदान पश्चिमी तट के तुलना में अधिक चौड़ा। अब देखिए इसकी चौड़ाई देखिए यहाँ से, और यहाँ देखिए तो यहाँ बहुत पतला आपको मैदान मिलेगा पश्चिमी तटीय मैदान के मुकाबले में। अब पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में कच्छ के रण से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यहाँ ये कच्छ का रण है यहाँ पे, और यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक आपको ये पश्चिमी तटीय मैदान है। गुजरात के मैदान को छोड़कर, अगर गुजरात के मैदान को छोड़ दें तो सभी पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी की तुलना में संकरी है। तो क्वेश्चन आपका देखिए कैसे बनता है इस पे, यूपीएससी में अक्सर जो पूछा जाता है इस तरह से बोलेगा कि पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ी है। तो नहीं, चौड़ी नहीं है, ये संकरी है, ये गलत हो गया।
उस वक्त आप ये ध्यान नहीं देते कि ये चौड़ी लिखा है या संकड़ी लिखा है। उस वक्त सीधा आप जब बुक पढ़ते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूं अपने स्टूडेंट को और आप लोगों को भी ये सलाह देता हूं कि जब भी बुक पढ़ें तो समझ के पढ़ें, रटने की जरूरत नहीं है। रटेंगे गड़बड़ा जाएगा। तो समझने की जरूरत है। या तो कोई अच्छे टीचर से आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो कोई भी चीज आप पढ़ें, खास करके ज्योग्राफी, साइंस वगैरह जो भी पढ़ते हैं उसको समझना पड़ता है। बाकी सबको तो आप कोई भी एक्ट है या कुछ भी है उसको आप रट लो पूरी तरह से, उसको समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज को समझने की जरूरत होती है, खास करके साइंस में और ज्योग्राफी में। तो ये आपका तटीय मैदान हो गया। ये देखिए, अब इसको हम भारत का जो भौतिक विभाजन है, जो भारत का प्राकृतिक विभाजन है, उसको इस मैप से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, ये पूरा हिमालय और उत्तर पूर्वी का पहाड़ी क्षेत्र भारत का, ये आपको पूर्वांचल का पहाड़ी क्षेत्र, ये आपको ग्रेट मैदान गंगेटिक प्लेन, ये देख लीजिए, ये सेंट्रल हाईलैंड जो हमने बताया था नर्मदा के बीच का, और ये दक्कन का प्लेटू, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, और ये जो है ये तटीय मैदान, ये देखिए ये तटीय मैदान, और ये एरिया जो है सेमी एरिड जोन, ये भी विशाल मैदान का ही पार्ट है, लेकिन ये सेमी एरिड जोन है, और ये डिजर्ट जो रेगिस्तान एरिया है, ये है आपको। तो इस तरह भारत का ये पूरी तरह से, और ये ट्रांस हिमालय जो हमने बताया था, ये ट्रांस हिमालय है आपका। तो इस तरह से हम देखें तो भारत का ये, और यहीं में भारत का जो छठा पोजीशन हमने बताया था द्वीप समूह, ये देखिए, ये आपको अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, और ये लक्षद्वीप है। तो इस तरह हम भारत के इस प्रकार इसका विभाजन है। आगे हम लोग देखें भारतीय द्वीप समूह। तो भारत में जो है मुख्यतः दो छोटे द्वीप समूह हैं, जिसमें लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है, यह केरल तट के पास है, एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, जो म्यांमार के तट पर स्थित है। उसी तरह हम देखें तो रणनीतिक दृष्टि से इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय द्वीप समूह का। यदि हम भारतीय द्वीप समूह को देखें तो इसको स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट तो अपवाह तंत्र है। तो ये रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते ही हैं कि जो हिंद महासागर है वो हम सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ये द्वीप समूह जो है ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो अब चलिए इन द्वीप समूहों के बारे में और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि इस द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ। हम जानते हैं किस तरह से ये प्लेट में है, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। जैसे कि हमने बताया ना आपको कि हम लोग प्लेट टेक्टोनिक के बारे में जानेंगे, हम आपको हॉट स्पॉट के बारे में बताएंगे कि हॉट स्पॉट क्या होता है और किस तरह से होता है, वो किस तरह से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अलग तरीके से होता है, वो प्लेट बाउंड्री के पास नहीं होता है। तो देखेंगे कि ऐसा क्या है कि प्लेट बाउंड्री के पास नहीं होता है। कभी कभी ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि जहां प्लेट की बाउंड्री ना हो वहां भी भूकंप हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं, तो इन सब के लिए आप हमारे क्लासरूम में आइए, कक्षा में आइए, और अगला लेक्चर जो हमारा है वो आपको एनसीईआरटी 11th का इसी का चैप्टर 3 अपवाह तंत्र, इसमें हम देखेंगे कि भारत की नदी तंत्र जो है अपवाह तंत्र वो कहाँ है, कैसे है, और इसमें हम देखेंगे कि हिमालय नदी तंत्र में और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में क्या फर्क है। जैसा कि हमने बताया कि डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा कोई बनाती है तो क्यों नहीं बनाती है। तो इन सब कारणों का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग अगले क्लास में भी शामिल होंगे, और अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लुकमान आईएएस के एनसीईआरटी सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग विगत कई क्लासों से भूगोल के विषय में पढ़ रहे हैं, विश्व भूगोल हमने देखा और अब हम लोग भारत के भूगोल में देख रहे हैं। तो बेसिकली जो भारत का फिजिकल फीचर था इसके बारे में इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी, और अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है
अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम, जो भारत का अपवाह तंत्र है वो किस प्रकार से है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो सिविल सर्विस का मुख्य परीक्षा हो अथवा पीटी परीक्षा हो, दोनों के लिए ये अपवाह तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये साथ ही साथ आप देखें तो करंट अफेयर्स से सीधा सीधा रिलेटेड होता है। जैसे कि आप रिवर लिंकिंग की बात सुनते हैं कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या है, तो विभिन्न नदियों का किस तरह से जोड़ सकते हैं, तो इसमें हम भारत के कौन कौन से नदी प्रणालियां हैं इसकी जिक्र करेंगे, इसको किस प्रकार हम विभाजित करते हैं इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए, तो ये भारत का भौतिक पर्यावरण जो एनसीईआरटी की बुक है जिस पे हम लोग कर रहे हैं, उसमें अपवाह तंत्र, ये 11वीं क्लास की बुक है और इसका अध्याय 3 का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो उससे पहले हम लोग कुछ चीज देखें कि ये अपवाह तंत्र होता क्या है। जब हम पहले भारत का अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो ये अपवाह तंत्र होता क्या है पाएंगे, और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र क्या है, कैचमेंट एरिया क्या है, नदी तंत्र क्या है, तो फिर नदी तंत्र और अपवाह तंत्र में क्या फर्क है, तो इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ जान लेंगे। विस्तृत तो जैसा कि मैंने बताया, विस्तृत आप लोग जब फाउंडेशन कोर्स में लेंगे एडमिशन तब आप लोग को और उसका विस्तृत हम लोग बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ बेसिक, जो एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो एनसीईआरटी को लेकर के, तो हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो अपवाह तंत्र किसको कहते हैं, तो अपवाह शब्द का अगर आप देखें तो शब्द किसी क्षेत्र की नदी प्रणाली का वर्णन करता है कि उस एरिया का जो नदी प्रणाली है वो क्या है। ये विभिन्न दिशाओं से बहने वाली छोटी धाराएं मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है, जो अंततः एक बड़े जल निकाय जैसे कि झील अथवा समुद्र में समाहित हो जाती है। अर्थात नदी तंत्र इस प्रकार से होता है कि जब आप देखेंगे तो ये नदी है और ये बहुत छोटे छोटे नदियों से, चाहे पहाड़ हो जो भी हो, उससे मिलकर ये नदी तंत्र बनता है और फाइनली या तो कोई झील में मिल जाएगा या अगर यहाँ महासागर है तो ये महासागर में आके मिलता है। तो इस प्रकार का जो ये हो गया, तो इसको हम ये पूरा जो तंत्र हो गया, ये सिस्टम, यहाँ से ये नदी तंत्र, ये नदी तंत्र, ये पूरा मिला और ये पूरा सिस्टम को हम लोग ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र कहते हैं। तो उसी अपवाह तंत्र में फिर हम लोग, आप लोग सुनते होइएगा न्यूज में भी, समाचार में भी, कैचमेंट एरिया, जलग्रहण क्षेत्र। जलग्रहण क्षेत्र किसको कहते हैं, तो जब एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहाकर लाती है, यानी एक विशिष्ट क्षेत्र में नदी की जल बहा के लाती है, तो उस एरिया के उस क्षेत्र को जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। सपोज कीजिए एक नदी ये बह रही है, लेकिन गर्मी में ये सूख जाती है, बरसात में इसमें और ज़्यादा पानी आता है, तो जितना एरिया में इसकी जल फैलने की क्षमता होती है उस एरिया को मिला करके, अब जैसे ये नदी है और इस एरिया में यहाँ तक ये नदी का जल फैल सकता है, तो ये पूरा एरिया को, इस पूरा एरिया को हम लोग जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं, जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरह से ये जलग्रहण क्षेत्र, या जिसको इंग्लिश में कैचमेंट एरिया कहा जाता है। तो जब भी आप जानते हैं आपदा प्रबंधन या बाढ़ की स्थिति से लड़ने की बात होती है, तो जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि इस नदी का कैचमेंट एरिया कितना तक है, ताकि वो उस हिसाब से अपनी रणनीति बना सके उस आपदा से लड़ने के लिए। तो ये नदी सिस्टम का अध्ययन एक तो हम लोग विभिन्न कार्यों के लिए भी करते हैं, दूसरा जो अगर आपदा आ जाए तो उसको किस तरह से उसका निपटान हम लोग कर सके या निपटारा कर सके, तो उस पर भी हम लोग करते हैं। दूसरा चीज अपवाह द्रोणी, ड्रेनेज बेसिन किसको कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन। तो जब नदी प्रणाली द्वारा, जो हमने बताया कि पूरा जो एक नदी सिस्टम है, अपवाहित क्षेत्र को ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया उसी तरह ये नदी है मान लेते हैं, और ये नदी डिफरेंट छोटी छोटी इसका जो सहायक नदियां हैं उससे मिलके बना। एक नदी इधर से मिली,
एक इधर से आया, तो ये और ये नदी मिलके फाइनली अगर हम ये देखें कि सपोज कीजिए ये इंडिया, ये बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ गिर गए। तो ये पूरा जो ये सिस्टम है, ये अगर ये गंगा नदी है तो ये गंगा बेसिन कहलाएगा, यानी अपवाह द्रोणी, यानी ड्रेनेज बेसिन। तो इस प्रकार इसको हम लोग अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। तो फिर जल विभाजक किसको कहा जाता है? ये सब टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं तो इन सब को आपको इस सब को जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो ड्रेनेज सिस्टम में आप जल विभाजक या वाटर डिवाइड, इसको इंग्लिश में वाटर डिवाइड कहते हैं। तो जब कोई नदी जा रही है और उसके बीच में कोई ऊंचा क्षेत्र आ जाता है, जैसे कि कोई पहाड़ या कोई उच्च स्थान जो जल निकासी घाटी को विभाजित करता है, तो इस प्रकार इसको जल विभाजक कहा जाता है। सपोज कीजिए कि यहां से एक नदी गुजरी और यहां ये इधर आ रही थी, लेकिन अचानक इसके बीच में कोई पहाड़ आ गया या कोई भी उच्च भूमि आ गए, तो अब ये इसको पार नहीं करके इधर मुड़ जाएगी। उसी तरह से अगर ये नहीं होता तो ये सीधा इधर चला आता, तो ये जल विभाजक का काम करता। उसी तरह से अगर यहाँ से कोई नदी आया और वो यहाँ जा रहा है, तो चूंकि बीच में जल विभाजक है तो फिर ये इधर मुड़ जाता है। तो ये जल विभाजक जो होता है वाटर डिवाइड, वो कोई भी ऊंचा क्षेत्र हो सकता है। और जैसा हम लोग देखते हैं भारत में जल विभाजक हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हिमालय से वहाँ से आया है, और तो वो हम लोग देखेंगे जो अरावली पर्वत है ये भी जल विभाजक का काम करता है। फिर केंद्रीय उच्च भूमि में भी काम करता है ये। तो ये सब हम लोग आगे चल के देखेंगे कि भारत में जल विभाजक कहाँ कहाँ है उसके बारे में। लेकिन ये एक, जैसा कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी पढ़ने से आपको एक बेसिक टर्म का नॉलेज हो जाएगा कि जल विभाजक किसको कहते हैं। अब रिवर सिस्टम, नदी प्रणाली। अब नदी प्रणाली में क्या होता है, नदी एवं इसकी सहायक नदियां की संयुक्त प्रणाली को रिवर सिस्टम या नदी प्रणाली कहा जाता है। जैसे कि हम अभी आपको बताए थे, उसको इस तरह से समझिए। इस तरह से समझिए कि ये जो अभी हमने बताया था नदी बेसिन, ऐसे करके ये पूरा जो सिस्टम था, तो ये पूरा इस तरह से बेसिन था, नदी बेसिन था। इसमें सहायक नदियां मिल रही थी बहुत सारी, तो ये नदी बेसिन कहला रहा था। लेकिन अगर हम नदी तंत्र और नदी बेसिन में डिफरेंस देखें तो ये पूरा, अब यहां से एक सहायक नदी इसमें मिली, एक सहायक नदी यहां से मिली, और ये फिर फाइनली ये आपको बंगाल की खाड़ी या कहीं भी समुद्र में जाके समाहित हो गई। तो इस प्रकार का जो ये सिस्टम है, ये नदी ये नदी ये नदी ये नदी सब मिलके जो एक तंत्र बनाता है, तो उसको हम लोग नदी तंत्र कहते हैं, नदी तंत्र या रिवर सिस्टम कहते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे गंगा नदी सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा नदी सिस्टम, कावेरी नदी सिस्टम, इन सब का हम लोग आगे अध्ययन करेंगे कि भारत में जो डिफरेंट रिवर सिस्टम है उसके बारे में। रिवर सिस्टम, अब आगे हम लोग चले। तो अब हम इन आधारों पे, जैसे कि हमने देखा कि विभिन्न आधार पे अगर हम देखें तो भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको विभिन्न आधारों पे विभाजित किया जा सकता है। अगर हम भारतीय अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो इसको दो आधारों पे हम लोग विभाजित करते हैं। पहला आधार तो ये होता है कि अगर हम लोग देखें अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, इस तरह हम इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा तरीका ये होता है प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालय की नदियां, अर्थात जो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में उत्पन्न हुई या उद्गम स्थल जिसका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो नदियां, और दूसरा हिमालय क्षेत्र में जिसका उद्गम स्थल है वो नदियां। ये दोनों आधारों पे हम लोग इस भारतीय अपवाह तंत्र यानी भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं।
तो समुद्र में विसर्जन, जैसा कि हमने बताया, अगर समुद्र में विसर्जन के आधार पे हम लोग करेंगे तब अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो अगर अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है वो हमारे भारत निकासी क्षेत्र में, जिसमें लगभग 23% जो है सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार नदी प्रणाली सम्मिलित है। यानी जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, उस ड्रेनेज सिस्टम में जिसका जल अरब सागर में गिरता है, जिन नदियों का, वो पूरे भारत के ड्रेनेज सिस्टम का 23% है, जिसमें शामिल है आपको सिंधु नदी, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार इत्यादि। तो अब आप देखिए, कभी कभी आपको ये पीटी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सब नदी का नाम दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है या नहीं गिरती है, इस तरह से क्वेश्चन। या फिर आपको बोल देगा कि निम्नलिखित पर विचार करें, इनमें से कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है या समाहित होती है, ये भी आपको कह सकता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको विभिन्न परीक्षाओं में, कंपटीशन में पूछा जाता है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। बंगाल की खाड़ी में जो अपवाह तंत्र होता है, और जैसे कि हमने बताया 23% अरब की और 77% जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है भारत की, जिसमें आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि शामिल है। और इसका जो है जल जो है आपको बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। ये देखिए, ये इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये जल विभाजक, जैसे कि हमने बताया अभी कि जल विभाजक जो कोई उच्च भूमि आ जाता है उसके आधार पे जो अरब सागर में, तो यहां से है, ये देखिए, ये देखिए यहां। अब इससे जो इधर है जो भी नदियां होगी वो आपको बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, और इधर की जो नदियां हैं ये आपको अरब सागर में ये गिर रहा है, अरब सागर में गिर रहा है। तो अरब सागर में जो यहाँ इधर जो गिर रहा है वो कितना है, पूरे भारत के ड्रेनेज सिस्टम का 23%। और इधर जो गिर रहा है, जो भी ये आप ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं जो बंगाल की खाड़ी में आ रहा है, वो है आपको 77%। ये भी आपको प्रतिशत भी ध्यान में रखें, ये भी आगे आपको काम आएगा विभिन्न परीक्षाओं में। तो ये आपको इसके आधार पर, यानी जो विसर्जित होती है अरब सागर में या फिर बे ऑफ बंगाल में, यानी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में किधर वो समाहित होता है, इसके आधार पे आप इसको वर्गीकृत करते हैं। दूसरा जो है आपको हमने बताया जैसे कि हिमालय और परावर्तन, और जिसमें आपको बताया उत्पत्ति, प्राकृतिक और विशेषता, कि ओरिजिन कहाँ से हुआ वो नदी, उसकी प्राकृतिक क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इसके आधार पे भारतीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इन 2 भागों में नंबर 1 हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदी। तो यह है आपका हिमालय अपवाह तंत्र। तो जैसा कि हमने बताया हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो पहले हम लोग हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में करेंगे। ये हिमालय अपवाह तंत्र जो है इसमें आपको मुख्य रूप से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियां सम्मिलित है, या जो नदी द्रोणियां ड्रेनेज बेसिन है ये शामिल है। तो इसमें मुख्यतः जो हिमालय में है आप देखेंगे सिंधु, गंगा और आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र, ये 3 जो है सबसे बड़ी नदी है विश्व में भी, मतलब समझिए कि बड़ी नदियों में से इसका काउंट होता है। चूंकि यह नदी जो भी आप देख रहे हैं बर्फ पिघलने एवं वर्षण दोनों पे निर्भर है, तो यह प्रणाली जो है ये सदाबहार यानी 12मासी नदी होती है। यानी जो हिमालय की रिवर होती है उसमें सालों भर आपको पानी मिलेगा, और ये नदी तंत्र में जैसे कि ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, इसमें आपको सालों भर पानी मिलेगा, क्योंकि इसके जो स्रोत है वो ग्लेशियर और वर्षण दोनों है। तो इसीलिए अगर मान लिया बारिश नहीं होती है फिर भी ग्लेशियर से पानी आता है, भले पानी आपका उसका लेवल कम हो जाता है, लेकिन जब बारिश होती है तो जानते ही भयंकर बाढ़ आ सकता है, लेवल बढ़ सकता है इसका। अब ये देखिए ये है हमारा, तो अब ये देखिए ये जो है आपको ड्रेनेज सिस्टम, ये आपका सिंधु है, ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र है, और ये जो है आपका यहां से ये गंगा है। तो ये हो गया आपका सिंधु,
ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र, और ये हो गया आपको गंगा बेसिन। तो ये आपका, ये मुख्यतः अगर हिमालय से निकलने वाली रिवर को देखें तो इसमें ड्रेनेज बेसिन जो शामिल है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीन आपको शामिल है। इसको हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हम लोग कहते हैं। आगे चले, अब हिमालय अपवाह तंत्र की नदी प्रणाली की बात करेंगे हम लोग, कि जैसे कि हमने बताया, तो इसमें जो नदी प्रणाली है उसको एक एक करके अध्ययन हम लोग करेंगे। उसमें देखेंगे कि उन नदी प्रणालियों में कौन कौन से नदियां शामिल है। नंबर 1, हिमालय नदी अपवाह तंत्र में कई नदी प्रणालियां सम्मिलित है, किंतु प्रमुख नदी प्रणालियां निम्नलिखित है। अगर हम इसमें देखें तो नंबर 1, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र यानी सिंधु रिवर सिस्टम। यह विश्व की सबसे बड़ी द्रोणी में से एक है। इसका जो अगर हम देखेंगे कि ये कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है, जिसमें 11 लाख में अगर हम देखें तो सिर्फ 3,21,289 जो है वो आपको इंडियन क्षेत्र में है। बाकी जो है, बाकी इसकी कुल लंबाई अगर हम लंबाई देखें, ये तो आपका क्षेत्रफल हो गया कि इसकी जो ड्रेनेज बेसिन है ये 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसी तरह से अगर हम देखें तो भारत में ये मात्र 3,21,000 वर्ग किलोमीटर में है इसका बेसिन, लेकिन इसकी लंबाई देखें तो 2880 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में 1,114 किलोमीटर है। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, आपको पूरा नदी का भी पूछ देगा। तो जब अगर पूरा नदी का पूछता है कि पूरी नदी का लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर। अगर सिर्फ पूछ दिया कि भारत में ये नदी कितनी लंबी है, तब आपका 1,114 किलोमीटर हो गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये नदी का जो है अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में है और भारत में इसका कम है। अब देख ही रहे 11 लाख में 3 लाख है। तो यह भारत के नदी में जो है सबसे पश्चिम में स्थित है। और जैसा कि हमने अभी मैप में आपको तीनों नदी का सिस्टम में दिखाया, तो सबसे पश्चिम में आपको जो है सो ये सिंधु नदी है, सबसे पूर्व में आपका ब्रह्मपुत्र है और उसके बीच में आपका गंगा रिवर सिस्टम है। तो हिमालय में सबसे पश्चिम है। यह कैलाश पर्वत श्रृंखला से निकलता है, जो 4,464 मीटर की ऊंचाई पर बोखरचू जो 3115 अक्षांश पर है। ये तिब्बती क्षेत्र के पास, ये जो है ये जो जगह है ये तिब्बत के पास है, मतलब तिब्बत चीन जो है उस वहाँ है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बन कहा जाता है, यानी जब ये नदी निकलती है तो तिब्बत में इसको तिब्बती भाषा में सिंगी खम्बन, सिंगी खम्बन का मतलब होता है शेर का मुंह के रूप में इसको जाना जाता है। उसके बाद ये देखिए ये निकलता है यहां से, और ये निकलते हुए ये इंडस है, फिर यहीं पे आपका ये श्योक रिवर यहाँ मिलता है, फिर ये गिलगिट रिवर से जाता है, और फिर ये फाइनली ये देखिए अब ये इंडिया का जो पोर्शन है ये है पूरा यहाँ तक। बाकी इसके बाद ये जब गिलगिट के बाद चला जाता है तो फिर ये पूरा पाकिस्तान से होते हुए फिर ये अरबियन सी में मिलता है। तो फिर फाइनली यहाँ डिफरेंट इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये सिंधु नदी तंत्र हुआ। अब दूसरा जो हमने बताया कि सबसे पश्चिम सिंधु नदी तंत्र, दूसरा नदी तंत्र जो है वो है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र जो है आपको, चूंकि ये सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के दृष्टिकोण से भी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है ये द्रोणी। अगर हम देखें तो उत्तराखंड के ये उत्तरकाशी जिले के गौमुख जो 3,900 मीटर है उसके पास गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। यहाँ पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तब इसको बोलते हैं भागीरथी। उसके जब हम आगे जाते हैं
तो इस नदी की लंबाई है कितना, 2525 किलोमीटर। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है, बिहार में 445 किलोमीटर है और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर है। अगर आप गंगा को डीप से जानते हैं या डीप से इस पर कभी आप जानते हैं कि गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे परियोजना चली है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करंट में पढ़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देने पर है कि आपसे इसका पीटी का क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है जो अभी हम बोल रहे हैं कि निम्नलिखित राज्यों पे विचार करें। नंबर 1 में आपको दे देगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल इसमें, और उसमें 1-2 करके नंबर दे देगा और देगा कि उपयुक्त में से गंगा की सबसे ज्यादा अत्यधिक क्षेत्रफल वाले को बढ़ते हुए क्रम में सजाएं, या किस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर है, इस तरह से भी कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन। जब काफी टफ आपको लगेगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा। तो अगर उसमें पूछेगा तो सबसे ज्यादा कि कौन सा है, आपको यूपी है, नंबर 1 यूपी होगा, नंबर 2 पश्चिम बंगाल, नंबर 3 बिहार और नंबर 4 उत्तराखंड होगा। तो इस तरह ये ध्यान रखिए। अगर मान लिया पूछा तो नंबर 1 यूपी, नंबर 2 वेस्ट बंगाल, नंबर 3 आपका बिहार और नंबर 4 में उत्तराखंड। जबकि निकलता उत्तराखंड से है, लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ 110 किलोमीटर तक ही है। तो ये सब बहुत सारी चीज माइन्यूट चीज है जो आप ध्यान देंगे और इसको करेंगे तो आपको आसानी से आपका पीटी भी आसानी से निकल सकता है। अब गंगा द्रोणी भारत में अकेले लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। जो गंगा का जो बेसिन सिस्टम है, गंगा नदी प्रणाली जो है भारत में सबसे बड़ी है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है और अक्सर इसमें पूछता है और अक्सर लड़के गलत मार के आ जाते हैं। पूछते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो या तो कोई ब्रह्मपुत्रा मार देता है या फिर कोई सिंधु मार देता है, चूंकि डेफिनेटली है कि ब्रह्मपुत्रा और सिंधु गंगा से बड़ी है अगर लंबाई आप नापेंगे तो। लेकिन वो ये मामूली बात भूल जाते हैं कि इसमें भारत में सबसे बड़ी, अगर भारत में सबसे बड़ी पूछे तो आपको लिखना पड़ेगा कि गंगा है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसमें उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीप क्रम से 12 मतलब इसमें जो है अगर देखेंगे ये द्रोणी सिस्टम में तो उत्तर से जो हिमालयन रिवर मिलती है इस गंगा द्रोणी में, और दक्षिण से जो है प्रायद्वीपीय नदियां मिलती है। जो उत्तर से मिलती है वो 12मासी है और जो दक्षिण से मिलती है वो गैर 12मासी है। मतलब जिसमें दक्षिण से जो नदियां मिलती है उसमें सालों भर पानी नहीं होता, जब बरसात आता है तब पानी होता है। लेकिन जो हिमालय की तरफ से मिलता है उसमें सालों भर आपको पानी मिलेगा। तो उसी तरह यमुना और सोन इसकी दाहिनी ओर की प्रमुख सहायक नदियां। अगर हम इसको देखें तो गंगा का जो है यमुना सहायक नदी है, तो यमुना और सोन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो इसकी दाहिनी ओर से मिलती है। उसी तरह अगर हम यमुना की बात करें, क्योंकि जैसे हमने बताया कि यमुना क्या है, गंगा की ही सहायक नदी है, लेकिन यमुना भी बहुत बड़ी नदी है। तो गंगा की आप देखेंगे सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यह कहां से निकलती है, यह बंदरपूछ श्रेणी से 6316 किलोमीटर की ऊंचाई पर से निकलती है। और आपको पता होगा कि ये बंदरपूछ वाला जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है पिछले साल यूपीएससी में। तो इसीलिए ये जो नदी तंत्र है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये काफी महत्वपूर्ण है आपका यूपीएससी में। तो ये बंदरपूछ ग्लेशियर से मिलती है कि पश्चिमी ढलान पर है और जिसको यमुनोत्री ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। और यह फाइनली इलाहाबाद में आप जानते हैं कि प्रयागराज में गंगा के पास मिल जाती है। तो उसी तरह से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा इसकी बाईं ओर की नदी है। यानी जैसे आप ये गंगा जा रहा है तो गंगा ये दाईं ओर की नदी है और ये बाईं ओर की नदी है। तो यमुना जो मिलती है वो आपको बाईं ओर से मिलती है, ये इलाहाबाद में। तो याद रखना पड़ेगा कि आपको यमुना और सोन नदी जो प्रमुख नदी है वो आपको दाईं ओर से मिलती है, मतलब दाहिने ओर से, और ये बाईं ओर से मिलती है और ये दाहिने ओर से मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आगे फिर बढ़ते हम लोग। और अंत में ये जो गंगा नदी है ये सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में।
कौन सा द्वीप है वो? सागर द्वीप के पास। तो ये सारा समझिए एक एक जो है आपको ये नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये देखिए जो हम अभी बता रहे थे, ये मैप है आपका गंगा नदी बेसिन का। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये पूरा ये गंगा नदी बेसिन है। ये देखिए, ये पूरा बेसिन है, यहाँ आपका मिला और यहाँ आपका ये पूरा। तो अब ये गंगा नदी बेसिन को हम लोग देखें तो इधर से जो भी नदी आ रही है आपको देखें, यहाँ से ये हिमालयन रिवर है, और इधर से जो नदी आ रही है वो प्रायद्वीपीय नदी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सालों भर पानी नहीं होता है, इसमें सालों भर पानी होता है। तो यहाँ इसकी जो सबसे बड़ा सहायक नदी है वो यहाँ से है, यमुना नदी, और यहाँ ये बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री से, और यहाँ से आने के बाद ये यहाँ इलाहाबाद के पास गंगा से मिल जाती है। उसी तरह इसकी इधर का प्रमुख सहायक नदी है कोसी, महानंदा, ये गंडक। उसी तरह से आप देखेंगे इधर रामगंगा। तो ये सब आपका गोमती, ये सारी नदियां जो है, ये मैप को आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसमें आपका सारा नदी मिल जाएगा। और फिर आप ये मैप अपने घर पे भी लगा सकते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं, पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। अब आगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। अगर हम लोग देखें तो विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक माना जाता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर जिसको चाइनीज में मैपम योमको बोलते हैं चाइनीज लोग, झील के पास कैलाश पर्वत के चोमांगयुंगडुंग ग्लेशियर या हिमनद के पास है। दक्षिण तिब्बत में यह शुष्क और समतल क्षेत्र में बहते हुए 1200 किलोमीटर, अगर वहां से फिर निकलता है तो जब तिब्बत का क्षेत्र है, जानते हैं तिब्बत का काफी ड्राई है, तो वहां से लगभग 1200 किलोमीटर का सफर करने के बाद ये स्वांगपो नाम से जाना जाता है। ये दूरी तय करती है और यहाँ इस एरिया में इसको सांगपो नदी कहते हैं। सांगपो का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो शोधक होता है। रांगो सांगपो तिब्बत में इस नदी के दाहिने ओर मिलता है, यानी इसी सांगपो के पास दाहिने ओर से एक और नदी मिलती है जिसको रांगपो सांगपो कहा जाता है, रांगो सांगपो कहा जाता है। तो सांगपो का शाब्दिक अर्थ तिब्बती भाषा में शोधक यानी प्योरिटी, प्योर करने वाला। और ये 1200 किलोमीटर चलता है और वहां इसको किसको, ब्रह्मपुत्र को आपको सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो रिवर से जाना जाता है। अब यह नदी शीशांग या दिशांग के नाम से नामचा बारुआ अगर याद होगा, हमने अभी आपको फिजिकल में पढ़ाया था कि इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर में, तो जो नामचा बारुआ है वहां तक हिमालय है। उसके नामचा बारुआ के बाद क्या है, हिमालय आपको पूर्वांचल की पहाड़ियां शुरू हो जाती है। तो यही नामचा बारुआ जो हमने बताया था 7755 मीटर की ऊंचाई पर है, उसके तलहटी के पास से ये नदी उस जगह इसका नाम दिशांग या शीशांग नाम से जाना जाता है इस नदी को। यह जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो वो जिस सिटी के पास आती है उसको सादिया शहर है, उसके पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। कभी कभी ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में किस जगह से प्रवेश करती है। तो ये सादिया शहर है, वहां से भारत में प्रवेश करती है और दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए अपने मुख्य बाएं तट की सहायक नदी दिबांग अथवा सिकांग और लोहित से मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के रूप में जाना जाता है। अब ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है, यहां सादिया के तट पे इंटर किया, यहां भी ब्रह्मपुत्र इसको नहीं बोला जा रहा है। फिर उसके बाद इसकी बाएं तट की नदी दिबांग या सिकांग मिला, फिर लोहित मिला, और ये तीनों नदी मिलने के बाद तब इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। तो इतनी नदियां मिलने के बाद पहले तो हम लोग देखें सांगपो, फिर रांगो सांगपो मिला, और फिर ये इंडिया में आया तो दिबांग या सिपांग, और फिर लोहित मिलने के बाद तब जाके ये ब्रह्मपुत्र कहलाया, और उसके बाद से इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसके बाईं तट की प्रमुख नदियां में है बूढ़ी दिहान, धनसरी, ये सब जो है धनसरी दक्षिण, ये सब नदियां, और ये नदियां आपको नॉर्थ ईस्ट की नदियां हैं, और ये नदियां काफ़ी बच्चे लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है।
तो ये आपको याद रखने की जरूरत है, हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। और ये नदी अक्सर आपको पूछ सकता है कि दाईं ओर से कौन बह रही है, बाईं ओर से कौन बह रही है। तो ये सब आपको अभी हम एक मैप देंगे, जिस मैप पे आपको ये सारी क्लियरिटी बहुत अच्छी तरह से आप क्लियर आपका हो जाएगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो महत्वपूर्ण, अब ये बाएं और दाहिनी ओर की जो नदियां हैं वो है सुबनसिरी, कमेंग, मानस और शंकेश। ये सारी नदियां जो है ये आपका इसकी दाहिनी ओर की नदियां हैं। अब इसको हम देखें तो सुबनसिरी, जिसका उद्गम स्थल एक पूर्ववर्ती नदी है और ब्रह्मपुत्र के धुबरी के पास बांग्लादेश में ये प्रवेश करती हुई दक्षिण की ओर बहती है। और ये जैसे ही बांग्लादेश में ये प्रवेश करता है तो बांग्लादेश में तीस्ता नदी के दाहिने तट पर मिलती है, तब इस नदी को जमुना कहा जाता है। अब जब ये बांग्लादेश में चला गया तो यमुना नहीं, जमुना, जौ से जमुना कहा जाता है, और अंत में ये पद्मा नदी में विलीन हो जाती है और फाइनली बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो इस तरह ये सफर है हमारे ब्रह्मपुत्र नदी का। ये ब्रह्मपुत्र नदी काफी बड़ी है। आगे हम लोग देखें इसका मैप, तो मैप पे आप आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए, ये यारलांग सांगपो ये यहाँ से निकलता है और यहाँ से बहते हुए तकरीबन जो हमने बताया 1200 किलोमीटर के आसपास चलता है। और यहाँ ये नामचा बारुआ है और नामचा बारुआ के पास ये तलहट्टी से निकलता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ आपको एक नदी आती है जिसको सिकांग और दिहांग कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह एक और आपका यहाँ पे आता है ये नदी देख रहे हैं, ये एक सहायक नदी है, इसका नाम है आपको दिबांग या सिकोंग। ये दिहांग और दिबांग दोनों अलग अलग रिवर है, यहाँ देखिए। और फिर यहाँ ये लोहित, ये है धनसरी, बूढ़ी दिहांग और ये लोहित, ये बूढ़ी दिहांग और लोहित, ये सब जब मिलता है तब यहाँ आके ये ब्रह्मपुत्रा कहलाता है, तब यहाँ आके ये ब्रह्मपुत्रा कहलाता है। ये आपका यारलांग सांगपो, फिर बूढ़ी दिहांग, और ये जो नदी है ये धनसरी है, धनसरी, ये धनसरी नदी है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये आपको बहुत मुश्किल से कोई मैप पे मिलेगा, ये काफ़ी मेहनत करने के बाद ये मैंने ग्राफिक्स से इसको बनाया है। तो आप लोग इसको रख लें, आप लोग को बहुत काम देगा एग्जाम में। फिर आगे देखें, अब हम लोग ये हिमालय की जिक्र कर रहे थे, अब हम लोग प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के विषय में जिक्र करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो महाद्वीपीय अपवाह तंत्र जो है वो हिमालय अपवाह तंत्र से अधिक पुरानी, क्योंकि हम जानते हैं कि हिमालय का जो पर्वत है नवीन पर्वत है, यंग फोल्डेड माउंटेन, नवीन बलित पर्वत है जो हिमालय का पहाड़ है। लेकिन जो यहाँ प्रायद्वीपीय है ये काफ़ी पुरानी है, जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको, गोंडवाना लैंड था ये। तो ये व्यापक पैमाने पर वर्गीकृत उथले घाटियों और नदियों में ये परिपक्वता ये काफ़ी दृढ़ हो चुका है। तो इसकी नदियाँ भी, तो इसमें पश्चिमी तट के करीब पश्चिमी घाट के में प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है। जैसे कि हमने बताया जल विभाजक, तो आपको लगता है कि अधिकतर, जैसे कि हमने अभी बताया कि जो भारत की अगर नदी तंत्र की हम बात करें तो 77% बंगाल की खाड़ी में गिरती है और 23% अरब सागर में गिरती है। तो क्यों, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें जो पश्चिमी घाट है ये सबसे बड़ा जल विभाजक का काम करता है, जो हमने बताया था वाटर डिवाइड का काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकतर नदियां अपने जल का विसर्जन बंगाल के खाड़ी में करती हैं। तो अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में क्यों जल विसर्जन करती है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए करती है क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है, पश्चिमी घाट जो है वो आपको ये जल विभाजक का काम करता है, जिसके कारण बंगाल की और अरब सागर में कुछ छोटी नदियां ही मिलती है, या समझिए बहुत छोटी नदियां या नाले के। तो ये आगे हम और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में ये देखिए, ये हमारा प्रायद्वीपीय नदी सिस्टम है। तो यहाँ देखिए, चूंकि ये खड्ड है तो ये तापी और नर्मदा, ये यहाँ अरब सागर, बाकी जितनी भी बड़ी नदियाँ आप देखिए यहाँ उद्गम हुआ, और अरब सागर तो इससे काफ़ी नज़दीक है, बंगाल की खाड़ी कितना दूर है। लेकिन ये जो वेस्टर्न घाट है, ये आप देख रहे हैं, ये वेस्टर्न घाट ये बहुत बड़ा जल विभाजक का काम कर रहा है, जल विभाजक का काम कर रहा है। तो ये जल विभाजक का काम करता है, तो जो भी इधर से नदियाँ निकलती है ये फिर फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
दूसरा जो है, जो भारत का प्रायद्वीप का बनावट है वो पूरब की ओर ढलान है इसका। तो जब पूरब की ओर ढलान है तो ये बंगाल के खाड़ी में ये सारी नदियाँ आपको मिलती है, गिरती है। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, महानदी सिस्टम है, नर्मदा है, तापी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो इन सब नदियों का हम लोग एक एक करके इन नदी तंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की प्रणालियां जो है, तो उसमें निम्नलिखित प्रमुख नदी प्रणाली सम्मिलित है। जैसे कि हमने बताया कि नंबर 1 महानदी प्रणाली। तो जैसे कि हमने महानदी प्रणाली आपको रायपुर जिले के सिहवा के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रायपुर जिले के सिहवा के पास से निकलती है और उड़ीसा होकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, ये महानदी। अब हम लोग देखेंगे इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस नदी का अपवाह द्रोणी, यानी इस नदी का जो अपवाह द्रोणी है, जो ड्रेनेज बेसिन है, उसका 53% मध्य प्रदेश में, यानी इसमें मध्य प्रदेश में आप ये मान के चलिए MP प्लस छत्तीसगढ़। ये चूंकि NCERT का है और ये आप जानते हैं कि डेटा जो अपडेट होने में अभी टाइम लगता है। जबकि 47% उड़ीसा में इसका जल विसर्जित होता है। ये देखिए, ये महानदी बेसिन आपको नजर आएगा। अब ये देखिए यहां उड़ीसा। अब यहां जो इसका ये महानदी है और महानदी का जो यहाँ डेल्टा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ ओलिड रिडले कछुआ पाया जाता है और इसका ये बहुत बड़ा यहाँ घोंसला होता है। तो इसमें डिफरेंट रिवर्स हैं, इसको भी आप लोग को देखना होगा कि यहाँ छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं। ये देखिए, ये सब है। तो छोटी छोटी यहाँ भी सहायक नदियाँ हैं। तो ये आपका महानदी बेसिन है, जिसका आपको 53% भाग जो है MP में और बाकी 43% जो है आपका वो मतलब उड़ीसा में आपका आता है। अब है दूसरा जो प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी है, वो गोदावरी नदी प्रणाली। और ये गोदावरी, जैसे कि हमने बताया, ये प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली का अगर हम उल्लेख करेंगे तो वो है आपको गोदावरी। इसको दक्षिण का गंगा भी कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, जो शॉर्ट एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि दक्षिण का गंगा नाम से मशहूर कौन सी नदी है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इस तरह से। तो ये गोदावरी होगा आपका इसका आंसर। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र के पास नासिक जिले में है और यह भी बंगाल के खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियां, अब इसकी सहायक नदी को अगर हम देखें गोदावरी की, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी सहायक नदियां जो है, इसमें कितने मतलब स्टेट है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य से होकर गुजरती है। ये आपको 1465 किलोमीटर लंबा है और 3.13 मतलब 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जलग्रहण क्षेत्र है। यह महाराष्ट्र में 49%, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में 20% और शेष जो बच जाता है वो आपको आंध्र प्रदेश में है, शेष आंध्र प्रदेश में। अब इसकी सहायक नदी, जैसे कि हमने बताया था, तो सहायक नदी कौन कौन सा है आपको? पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजारा इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक। तो प्रमुख सहायक नदी आपको रखे पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, ये 4 इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसमें इसका जलग्रहण क्षेत्र का इसका फैलाव जो है
वो प्रतिशत देखा तो 49% महाराष्ट्र में, 20% आपको छत्तीसगढ़ और एमपी में, और शेष जो बचा आपका वो यानी 30% के आसपास वो आंध्र प्रदेश में, यानी 50 और 20 70, बाकी 30 उधर हो गए। और इसकी प्रमुख, तो इसको मैप पे हम लोग देख लें कि पेनगंगा कहाँ है, इंद्रावती कहाँ है, प्राणहिता कहाँ है, मंजरा कहाँ है, जो इसका 4 मेन सहायक नदियां हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां में से है, प्राण, तो ये देखिए ये है मंजरा, ठीक है, सहायक नदियां। इसका देखिए ये वेनगंगा है, ये पेनगंगा है, उसके बाद है इसका ये देखिए और इंद्रावती। तो इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, मंजरा, ये सब आपका ये सहायक नदियां हैं। यहीं पे आपका निजाम सागर डैम है यहाँ पे बना हुआ। तो ये मैप है आपका, इसका ये ड्रेनेज बेसिन है, ये महाराष्ट्र से यहाँ से निकला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये आंध्र प्रदेश होते हुए ये आपका पूरा एरिया है। तो ये एरिया जो है ये भी आप अगर स्क्रीन कवर लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। अब है कृष्णा नदी प्रणाली, प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में अगर थर्ड बोले, हम नॉर्थ की तरफ से साउथ में जा रहे हैं, तो ये कृष्णा नदी प्रणाली है। कृष्णा नदी ये दूसरी सबसे बड़ी पूरी अफवाह वाली नदी है। ये क्या है? दूसरी सबसे बड़ी पूर्वी अफवाह वाली नदी। यहाँ पूर्वी अफवाह देने का मतलब क्या हो गया? पूर्वी अफवाह इसलिए देने का हो गया कि नर्मदा भी एक बड़ी नदी है, लेकिन नर्मदा का अफवाह तंत्र जो वो पश्चिम की ओर है, वो अरब सागर में मिलती है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी पूर्वी अफवाह वाली प्रायद्वीपीय नदी है। तो ये मामूली चीज जैसे पूर्वी, और वो पूर्वी को हटा दे दूसरी बड़ी अफवाह दे दे तो वो फिर गलत हो जाएगा। तो जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो हर क्वेश्चन को बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यह आपको सहाद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। इसका जो है प्रमुख सहायक नदी में कोयना है, तुंगभद्रा है, भीमा है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से किसकी? कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% आपको महाराष्ट्र में है, 44% कर्नाटक में है और 29% आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जैसे कि हमने बताया मध्य प्रदेश कहा जाए तो समझिए मोटे तौर पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उसी तरह से आंध्र प्रदेश कहा जाता है तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना। क्योंकि अभी उसके डेटा को सेपरेट करने में कई साल लग जाएंगे। इवन अभी भी बहुत सारा चीज हम देखते हैं बिहार एंड झारखंड, तो उसका अभी भी पूरी तरह से डेटा करने में और साल लग जाएंगे, जबकि 2000 में ही अलग हो गया है, 20 साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी तक पूरे तरह से उनके डेटा को सेग्रीगेट नहीं किया गया। ये देखिए ये है आपका कृष्णा रिवर। अब ये देखिए कृष्णा रिवर है, कृष्णा यहां से शुरू हुआ महाबलेश्वर के पास से। इसका सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, ये देखिए, और ये फिर कृष्णा। यहाँ इसको हैदराबाद के पास मूसी नदी मिलती है और यही मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। कभी कभी पूछ देता है हैदराबाद कौन से नदी के किनारे स्थित है। पहले तो अक्सर ये जीके में पूछा जाता था कौन से नदी के किनारे कौन सी शहर स्थित है। वैश्विक स्तर पे भी पूछा जाता है कि पेरिस कौन सी नदी के पास है, तो जैसे सीन नदी है। उसी तरह विभिन्न जगह, उसी तरह से ये इस नदी के किनारे कौन से प्रमुख शहर है, तो विजयवाड़ा, और फिर फाइनली ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इसमें कौन कौन सा इसका हो गया? कृष्णा का भीमा हो गया सहायक नदी, तुंगभद्रा, मूसी, ये सब इसकी सहायक नदियों में से है। अब हम लोग देखेंगे कावेरी नदी प्रणाली, चौथी जो प्रायद्वीपीय प्रणाली में है, कावेरी नदी प्रणाली। कावेरी कर्नाटक के कोगडू जिले से, कोगडू जिले है उसकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, जो 1341 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है
और ये 81,155 वर्ग किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया या जिसको आप कहें ड्रेनेज बेसिन है। कावेरी बेसिन का लगभग 3% भाग केरल में है, 41% भाग कर्नाटक में और 36% भाग तमिलनाडु में इसका कावेरी। तो कावेरी नदी काफी महत्वपूर्ण है और जानते हैं साउथ में अक्सर विभिन्न राज्यों में एक दूसरे को कावेरी जल विवाद के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। कावेरी जल विवाद को लेकर के काफी इन राज्यों में झगड़े होते रहते थे। इसकी महत्वपूर्ण नदियां हैं। अब इसकी सहायक नदियां हम देख रहे हैं तो काबिनी, भावनी और अमरावती, ये सब प्रमुख नदियां जो है 4-5, चूंकि आप अगर देखेंगे तो तकरीबन भारत में हजारों नदियां होंगी और उसकी सहायक इतनी ज्यादा है कि आप उसको रट नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो जो प्रमुख नदी है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो प्रमुख में जैसे कि हमने बताया कि ये कावेरी नदी प्रणाली है जो चौथी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है आपको प्रायद्वीपीय भारत की, और उसी में इसकी सहायक नदी कौन है? काबिनी, भवानी और अमरावती। तो ये सब आप नोट कर लें। अब देखिए ये है कावेरी नदी सिस्टम, ठीक है। अब यहां देखिए इसका ये है आपका, ये यहां से कर्नाटक के पास से निकलती है, अब ये जो अभी तक हम जिक्र कर रहे थे ये सारी नदियां जो थी प्रायद्वीपीय भारत की, ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी। अब कुछ नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो अरब सागर में गिरती है, जो प्रमुख नदी तंत्र है। तो उस नदी तंत्र का हम लोग उल्लेख कर लेते हैं। उसमें सबसे बड़ी नदी तंत्र जो है वो है नर्मदा नदी प्रणाली। नर्मदा नदी प्रणाली आप देखेंगे तो ये अमरकंटक पठार से निकलती है पश्चिमी तट पर, और यह लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी 1000 मीटर की ऊंचाई पर अमरकंटक पठार से ये नर्मदा नदी निकलती है। यह दक्षिण में सतपुरा और उत्तर में विंध्या की सीमा के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। ये क्या है? ये एक भ्रंश घाटी के बीच में बहती है। हम देखेंगे जैसे कि हमने बताया यही भ्रंश घाटी जो हमने अभी फिजिकल आपको बताया था, इससे पहले भारत का जो फिजिकल फीचर बताया था, तो यही भ्रंश घाटी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटता है। सेंट्रल हाईलैंड जिसको हमने कहा था, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार और मध्यवर्ती उच्च भूमि के बीच में जो भ्रंश घाटी है उसी के बीच से होकर ये नदी नर्मदा नदी बहती है। यह संगमरमर की चट्टानों में आगे जब चलती है तो खूबसूरत महाखंड जिसको गौर्ज बोलते हैं एवं जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो यह भी होगा कि भाई धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बना रही है? तो ये नर्मदा नदी है। उसी तरह यह लगभग 1312 किलोमीटर चलने के बाद भरूच यानी दक्षिण में अरब सागर से मिलता है, यानी इसकी लंबाई हो गई 1312 किलोमीटर, जो एक विस्तृत, अगर इसका हम देखें तो इसका जो मुहाना ये बनाता है 27 किलोमीटर लंबी मुहाना बनाता है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। यदि हम इसकी जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो ये 98,796 वर्ग किलोमीटर है। ये देखिए एकदम अभी तक जो भी आप नदी देख रहे थे वो नदी कैसे था, उसका अपवाह तंत्र ऐसे 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 इस तरह से था, लेकिन इसका देखिए एकदम ऐसे है, सीधा सीधा। इसका वजह है कि ये जो जिस बात है ये मतलब भ्रंश घाटी है, ये भ्रंश घाटी है। तो ये भ्रंश घाटी होके ये बहती है, इसीलिए और यही भ्रंश घाटी जो प्रायद्वीपीय भारत है उसको दो भागों में विभाजित करती है। तो ये फाइनली आपको ये भरूच के पास यहां अरब सागर में मिल जाती है। दूसरा है उसी अरब सागर में मिलने वाली तापी नदी प्रणाली। ये पूरी जो प्रायद्वीपीय भारत है जो
उस तंत्र का छठा नदी सिस्टम है। तापी एक अन्य महत्वपूर्ण है जो पश्चिम की ओर बहती है। अभी तक जो हमने इससे पहले जिक्र किया था वो बंगाल की खाड़ी अर्थात पूर्व की ओर बहती है और ये पश्चिम की ओर बहती है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलतई से निकलती है और यह 724 किलोमीटर लंबी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र जो है 65,145 वर्ग किलोमीटर है। इसका अगर हम देखेंगे तो इसका लगभग 79% द्रोणी महाराष्ट्र में, यानी समझिए 79% महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में और शेष 6% गुजरात में आपका इसका पड़ता है। तो ये भी प्रतिशत आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना डीप तो नहीं पूछता, लेकिन ये याद रखने की जरूरत है कि इस द्रोणी सबसे ज्यादा किस राज्य में, बस इतना आपको याद रखना। तो सबसे ज्यादा आपको महाराष्ट्र में है ये, दूसरा नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरा पे गुजरात है। तो अगर ये कहा जाए कि तापी नदी सबसे ज्यादा उसका द्रोणी जलग्रहण क्षेत्र या द्रोणी कहाँ है, तो आप कहेंगे ये द्रोणी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, दूसरा नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरा नंबर पे गुजरात। तो ये रखने की जरूरत है। ये 6, 5, 79% रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं तो एग्जैक्ट आपको फिगर भी दे रहा हूं। ये देखिए, ये है तापी नदी, ये यहां से निकलती है और इसका ये देखिए महाराष्ट्र में इसका जो पूरा ये महाराष्ट्र पड़ता है, 79% आपका ये महाराष्ट्र में ही आ जाता है, बाकी जो 15% है और बाकी 6% गुजरात। अब हम देखेंगे कि जब हम लोग अभी तक जिक्र कर रहे थे कि ये हिमालय नदी का तंत्र है, ये प्रायद्वीपीय नदी है, ये अरब सागर में मिलता है, ये बंगाल की खाड़ी में मिलता है, तो इसका अगर हम तुलनात्मक देखें, तुलना करें कि हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो चलिए इसका हम डिफरेंस देखते हैं कि मेन 4-5 जो अंतर है, मुख्य अंतर है, ये आपको भी समझना है क्योंकि ये आपको आगे भी काफ़ी यूजफुल होगा इसके लिए। तो ये देखिए, इसको हम देखें तो क्रम संख्या इसमें देखेंगे 1 से लेके 6 तक मुख्य पॉइंट है जिस पे हम लोगों ने दिया है, और इसमें देखेंगे कि अंतर, यानी दोनों, यानी जो हिमालय है और उसमें क्या अंतर पाया जाता है। दूसरा देखेंगे कि हिमालय नदी और तीसरा देखेंगे यहाँ प्रायद्वीपीय नदी। तो देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस है, इस डिफरेंस को हम लोग नोट कर लें। नंबर 1, उद्गम, यानी ओरिजिन जो होता है, इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन में दोनों का फर्क है। यह हिमालय पर्वत में हिमनदों से ढके हुए क्षेत्र से उत्पन्न होता है, यानी ये जो नदी है वो ग्लेशियर से होता है, कौन, हिमालय क्षेत्र का। और प्रायद्वीपीय नदी क्या है, ये केंद्रीय उच्च भूमि से उत्पन्न होता है। ज्यादातर जो नदी है जो सेंट्रल हाईलैंड है वहां से उत्पन्न होता है और ये पूरी तरह से वर्षा पे निर्भर है। उसी तरह से प्रवाह की प्रवृत्ति देखें, जो उसकी प्रवाह है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर हम देखें तो ये 12मासी नदी है, यानी सालों भर इसमें प्रवाह रहता है, सालों भर ये बहती है और इसमें जो हिमनद और वर्षा से पानी होता है जिसके वजह से ये सालों भर बहता है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो ये मौसमी है, जब बरसात का मौसम आता है तो मानसून पर ये निर्भर है, अगर बरसात नहीं हुई तो ये नदियां सूख जाती हैं। उसी तरह अगर हम देखें अपवाह के प्रकार, ड्रेनेज का पैटर्न होता है, ये हम जब और पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे डेंड्रिक है, सेंट्रिक है, अभिकेंद्रीय, ये बहुत सारा डेंड्रिक पैटर्न वगैरह ये सब आपको हम बताएंगे। तो जैसा कि हम होप करते हैं कि ये चूंकि ये शॉर्ट होता है हम लोगों का, तो ये सिर्फ 1-8 घंटे में हम नहीं बता सकते ये सारा डिटेल आपको, तो इसीलिए आप लोकमान IAS के फाउंडेशन कोर्स में लेंगे तो और इसका विस्तृत जानकारी और वहां से आप ले सकते हैं। तो ये अपवाह के जो प्रकार है ये आपको पूर्ववर्ती है, अनुवर्ती है और मैदानों में ये वृक्षाकार होता है, वृक्षाकार होता है। तो वृक्षाकार आकार क्या है, आयताकार आकार क्या है, तो ये सब आकार आपको हम बताएंगे। लेकिन आप यहाँ ये समझिए कि अंतर जो है, ये पूर्ववर्ती नदी क्या होता है, अनुवर्ती नदी क्या होता है, ये सारा चीज हम आपको बताएंगे। और ये मध्यरोपित पुनर्जीवित नदियां और ये आर्य आकार का रूप बनाती है। ठीक है, आगे हम लोग चलें तो नदी की प्रकृति, यानी नदी का नेचर क्या होता है, किस प्रकार का इसका नेचर है। तो यह लंबा मार्ग ऊबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती है, अभिसर्प, अपर्दन,
एवं अपहरण मैदानों का जल मार्ग बदलना और विसर्प बनाती है, यानी ये नदी विसर्प बनाती है। जैसे कि आप देखें तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, हिमालय से, जैसे उबड़ खाबड़ रास्ते से अपना होते हुए जिस तरह से विसर्प बनाते हुए फाइनली ये गिरती है, तो ये इसकी प्रकृति होती है। उसके उल्टा अगर इधर हम देखें तो ये सुमयोजित घाटी के साथ छोटे एवं निश्चित मार्ग इसका होता है, यानी इसका मार्ग कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, सेम वही छोटा मार्ग होता है। तो ये आपका हो गया इसकी प्रकृति। दूसरा देखा कि जलग्रहण क्षेत्र, इसका जलग्रहण क्षेत्र कितना है, तो यह बहुत बड़ी द्रोणी बनाती है। आप देखें हिमालय में कि सिंधु का कितना बड़ा द्रोणी था, ब्रह्मपुत्र का कितना बड़ा द्रोणी था, गंगा का कितना बड़ा द्रोणी था, उसके मुकाबले में प्रायद्वीपीय अपेक्षाकृत छोटी होती है। उसका जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो काफ़ी छोटा होता है। उसी तरह छठा हम देखें तो नदी की आयु, नदी की एज के बारे में अगर हम करें तो ये युवा है, जैसे कि हमने बताया कि हिमालय युवा पर्वत है तो काफ़ी युवा है, और ये और घाटियों को गहरा कर रहा है। और ये क्या है, आपको अधिक आयु है। नदी जो लगभग अपने आधार स्तर, जो बेस लेवल होता है, ये बेस लेवल थ्योरी आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो ये अपने बेस को पहुंच चुके हैं, ये बेस इसका पहुंच चुका है। तो ये प्रमुख जो है आपको 6 अंतर आपको हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी में मिलेगा। तो इसको आप लोग ध्यान कर लें, इसको आप लोग लिख लें, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा अपवाह तंत्र के बारे में था। हमने आपको विस्तृत रूप से बताया कि हिमालय अपवाह तंत्र क्या है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र क्या है, अरब सागर में कौन सी नदियाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ मिलती है। तो ये सब जो है अक्सर हर परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो खैर चलें, अब हम लोग अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो हम देखेंगे जो भारत में प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि बाढ़ आ जाता है, डिफरेंट साइक्लोन आता है, तो ये नेचुरल हजार्ड जो आता है, प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, इस पे हम अगला लेक्चर लेंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, और आप लुकमान के फाउंडेशन में ज्वाइन करें, और हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितना देर का हुआ ये? तो चलिए, हाँ फिर से हम करते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों ने देखा और आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम अपने अगले लेक्चर में भारत में प्राकृतिक आपदाएं के बारे में पढ़ेंगे, और इस बारे में जो भी, जैसे कि मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, या फिर जो उसका ड्रेनेज पैटर्न है, तो वो पैटर्न क्या होता है, वृक्षाकार क्या होता है, आयताकार क्या होता है, इस सब के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, और हमारे वेबसाइट पे भी संपर्क कर सकते हैं lukmanias.com पे, और फिर हमारे जो विभिन्न चैनल है लुकमान का, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम भी हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जिससे बहुत सारे लड़के जुड़े हुए हैं और उनसे वो फ़ायदा ले रहे हैं। तो आप भी हमारे लुकमान IAS से जुड़ें और फाउंडेशन बैच में एडमिशन कराएं, तो फिर और आपको विस्तृत जानकारी हम देंगे। धन्यवाद।